नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइशियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूजीसी, नेट जेआरएफ, सिविल सेवा परीक्षा, आपकी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और विभिन्न राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं एक सीरीज़ लेकर आपके सामने आया हूँ, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जहां आपको यूपीएससी और पीसीएस के लिए, साथ ही यूजीसी के नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आप संविधान के। तो आप मेरे साथ रहेंगे इस पूरी सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ में, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। तो वहाँ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इस क्रम में ही मेरा चौथा लेक्चर है और इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है, संविधान और संविधानवाद क्या होता है। उसके बाद हमारा जो लेक्चर था कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि सरकार और उसके रूप क्या होते हैं। और असल में यहीं से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का आरंभ होता है। अक्सर हमारी जो किताबें हैं, जो भी बाज़ार में मार्केट में किताबें मिलती हैं, उनका यहीं से किताबों को लिखना आरंभ किया जाता है। लेकिन सवाल आप देखिए, मैं जो इससे पहले लेक्चर थे उसमें मैंने कैसे डिस्कस किया था कि जो किताबों में चैप्टर नहीं है उन चैप्टर से भी यूपीएससी सवाल पूछ रही है प्रारंभिक परीक्षा में। तो आपको ध्यान रखना है पढ़ते हुए कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है या हमें अपनी तैयारियों किस स्तर पर करना है ताकि हम सवालों को हल कर सकें। तो इससे पहले जो मेरा लेक्चर था जिसमें मैंने बात की थी राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है, तो उस वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ पर्सनली मेरे पास कॉल भी आए, जिसमें विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर राज्य तो समझ आ गया लेकिन हम देश भी कहते हैं, राष्ट्र भी कहते हैं। और एक स्टूडेंट से मुझसे पूछा कि सर हम भारत को राज्य कहते हैं लेकिन भारत एक देश भी है, तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ये चैप्टर आरंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो क्लियर कर देता हूँ कि देश, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है। साथ ही भारत है, हम बहुत सारे नामों का प्रयोग करते हैं, तो एक उस अवधारणा को मैं क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद हम अपनी तैयारी को आरंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, इसको भी यहीं रोक देते हैं और हम कुछ चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा डाउट था या आपको प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कुछ नाम है, जैसे हम देश लिखते हैं, हम राष्ट्र लिखते हैं और हम राज्य लिखते हैं, और इसके अलावा हम प्रांत भी लिखते हैं। तो ये सब क्या है? देश को आप कंट्री कहते हैं, राज्य को आप, राष्ट्र को नेशन कहते हैं, राज्य को स्टेट कहते हैं, ऐसे प्रोविंस कहते हैं। तो इनमें भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बहुत डाउट हो जाता है कि जब हम भारत को देश भी कह रहे हैं, राष्ट्र भी कह रहे हैं, राज्य भी कह रहे हैं, प्रांत कह रहे हैं, तो भारत क्या है, मतलब हम किस शब्द का प्रयोग करें। तो इन शब्दावली को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आने वाले समय में और आगे आपको कहीं इंटरव्यू में या फिर आपको कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपसे कोई पूछ भी लेता है तैयारी के दौरान, तो आप उसमें समस्या उत्पन्न ना हो। तो हम थोड़ी सी इन अवधारणाओं को और इन शब्दों को समझ लेते हैं। देखिए, जब हम देश कहते हैं, कंट्री कहते हैं, तो यह एक भौगोलिक इकाई होती है। ठीक है, यह एक भौगोलिक इकाई होती है। जब राष्ट्र कहते हैं तो यह एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हम समझते हैं इस चीज़ को। और जब हम राज्य कहते हैं तो इसे हम विधिक इकाई के रूप में देखते हैं। ठीक है, और प्रांत है तो यह संघीय व्यवस्था में हम इसका प्रयोग करते हैं, इस शब्द का, संघीय व्यवस्था। तो थोड़ा सा इसको बहुत क्लियर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ राज्य या राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ अक्सर देश का प्रयोग होता है। जैसे कि देश के संसाधन, देश का मानचित्र, देश का भूगोल, देश के पहाड़, देश की नदियाँ। तो देश एक भौगोलिक इकाई है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि राज्य जो है, राज्य के लिए आवश्यक क्या होता है, राज्य के लिए आवश्यक क्या होता है, मैंने बताया था आपको। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ समझ लेते हैं। राज्य के 4 तत्व बताए थे मैंने आपको। ठीक है, एक तो बताया था जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, तो जब आप देश की बात करते हैं और देश भौगोलिक इकाई है, तो हम कहते हैं निश्चित भूभाग। जिस देश का एक निश्चित भूभाग होता है, या किसी भी कुछ लोग एक जगह निवास कर रहे हैं और निश्चित भूभाग में निवास कर रहे हैं, तो हम उसे देश कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे समझें, भारत, इस देश की अवधारणा को समझने के लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे,
जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम एक देश थे, ठीक है, हम एक राज्य नहीं थे। हम एक राष्ट्र भी थे लेकिन एक राज्य नहीं थे। अब आपको सुनने बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हम देश थे, राष्ट्र थे, प्रांत थे, लेकिन राज्य नहीं थे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि राज्य होने के लिए सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह होती है संप्रभुता। जब किसी देश के पास, किसी राष्ट्र के पास, किसी प्रांत के पास यह शक्ति आ जाती है तो वह राज्य बन जाता है, स्टेट बन जाता है, एक विधिक इकाई बन जाती है। और संप्रभुता का आशय क्या होता है कि आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता जिसके पास होती है वह राज्य बनता है। जैसे समझो आप कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हमारी शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, हमारे विदेशी संबंध किसके साथ होंगे, हमारे देश में कानून व्यवस्था कैसी होगी, यह निर्धारण हम भारत के लोग नहीं करते थे। यह निर्धारण ब्रिटेन के सम्राट द्वारा होता था और ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि हम भौगोलिक इकाई तो थे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारी एक सांस्कृतिक चेतना भी थी, लेकिन हमारे पास क्या था, संप्रभुता नहीं थी। तब हमारे पास जनसंख्या थी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे पास निश्चित भूभाग भी था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और हमारे पास एक सरकार भी थी जो कि कहाँ से चलती थी, जो कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद से संचालित होती थी हमारी सरकार। तो हम कह सकते हैं कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे पास जनसंख्या भी थी, निश्चित भूभाग भी था और सरकार भी थी। तो हम फिर राज्य क्यों नहीं थे, क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। हमारी शासन व्यवस्था कैसी होगी, हमारे देश के लोग कैसे रहेंगे, हम किस देश के साथ अपने संबंध किस प्रकार बनाएंगे, इन सब चीज़ों का निर्धारण जो है वो भारत के लोग नहीं करते थे। एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर जनरल आता था ब्रिटेन से, वह सारी चीज़ों को निर्धारित करता था कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे चलेगी, भारत की कानून व्यवस्था ऐसी होगी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होगी। हम अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। तो बाह्य मामलों में, आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हम नहीं थे, अंग्रेजों गुलाम थे। इसलिए तब हम राज्य नहीं थे, हम देश थे, राष्ट्र थे और प्रांत भी थे एक, लेकिन हम राज्य नहीं थे। समझे आप हमारी बात को। तो देश क्या है, एक भौगोलिक इकाई है, और राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। हम जब अंग्रेजों गुलाम थे तब भी हम राष्ट्र थे, क्योंकि हमारी एक सांस्कृतिक एकता थी, हम भारतीय की हमारे अंदर भावना थी, लेकिन हम राज्य नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें लगभग एक सी हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप राष्ट्र पढ़ते हैं, जब आप दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तब वहाँ राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हम किसका अध्ययन करेंगे, हम राज्य का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब भारत जो है एक संप्रभु इकाई है, संप्रभु इकाई है भारत। भारत के पास आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। तो भारत एक देश भी है, एक राष्ट्र भी है, एक प्रांत भी कह सकते हैं हम, लेकिन अब प्रांत तो नहीं है भारत, अंग्रेजों के समय प्रांत था, लेकिन भारत एक राज्य भी है, देश भी है, राष्ट्र भी है और राज्य भी है। लेकिन भारतीय संविधान पढ़ते हुए हमें जिस शब्द का प्रयोग करना है वह राज्य और विधिक इकाई के रूप में राज्य का प्रयोग करना है, ठीक है। तो राज्य हम कब बने, जब हमें स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त 1947 को हम राज्य बने। उससे पहले देश थे और राष्ट्र थे, हम राज्य नहीं थे, क्योंकि हमारे पास संप्रभु पावर नहीं थी, संप्रभुता की शक्ति नहीं थी, इसलिए हम राज्य नहीं थे। राज्य बने हम 15 अगस्त 1947 को, या हमने अपनी बात में प्रस्तावना लिखी कि हम भारत के लोग, अब हम भारत के लोग अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अब यह हम खुद निर्धारित करते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। अब हम खुद भारतीय निर्धारित करते हैं कि हमारे किस देश के साथ कैसे संबंध होंगे, ठीक है। तो भारत एक देश भी है भौगोलिक रूप में, जैसे भारत की नदियाँ, पहाड़, तो वो एक देश है भारत। एक राष्ट्र है कि हम भारतीय हैं। भारतीयता की जो भावना है, यह अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा अमूर्त होती है। मान लो एक व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है लेकिन वह भारतीय है, तो वह राष्ट्र का प्रतीक हो गया है। हम राज्य भी हैं। तो यह जो शब्द थे वो हमने समझे। और इसके साथ में एक चीज़ और आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर करता हूँ कि जैसे हम कहते हैं भारत, ठीक है, फिर हम कहते हैं हिंदुस्तान, फिर हम कहते हैं इंडिया, फिर हम कहते हैं आर्यावर्त, फिर हम कहते हैं जम्बूद्वीप। तो ये सारे नाम भी हैं। और फिर है देश, राष्ट्र, राज्य। तो ये तो हमने समझ लिया कि इनमें क्या फ़र्क होता है, देश, राष्ट्र, राज्य, ठीक है। देखो, एक राज्य, अगर कोई देश एक राज्य है तो वह देश भी होगा, राष्ट्र भी होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई जहाँ लोग रह रहे हैं वह देश और राष्ट्र है तो वह राज्य भी हो। राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि इसके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। तो देखिए, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, यह सब भारत के ही नाम है, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा किताबों में कि भारत जो है वो भरत के नाम पर पड़ा, राजा भरत के नाम पर पड़ा। हिंदुस्तान, देखिए, स्थान का मतलब होता है रहने का स्थान। जब भी किसी नाम के पीछे ये प्रत्यय हो कहलाता है, स्थान जुड़ जाता है, तो वह रहने का स्थान हो जाता है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो मतलब किर्ग वालों के रहने का स्थान किर्गिस्तान कहलाता है। तो
हिंदुओं का रहने का जो स्थान था वो हिंदू कहलाया। हिंदू शब्द कहाँ से निकला? क्योंकि सिंधु नदी है ना, जो जब फारसी भारत आए तो उन्होंने सा को हा पढ़ा। जब फारसी भारत आए तो उन्होंने क्या पढ़ा? सा को हा पढ़ा और सिंधु को हिंदू कहा, और कहा कि सिंधु के उस तरफ रहने वाले जो लोग हैं उसे उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान के नाम से जाना। ऐसा स्थान जहाँ पर लोग निवास करते हैं जो कि सिंधु के उस तरफ रहते, तो ऐसे हिंदुस्तान नाम पड़ा। इंडिया, यह यूनानियों ने कहा, ठीक है। इंडस, हम जब कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इंडस, सिंधु को इंडस कहा और उसके नाम पर इंडिया हमारा नाम पड़ा। आर्यवर्त, जहाँ आर्य निवास करते थे, भारत का प्राचीन नाम है क्योंकि माना जाता है कि भारत आर्यों की भूमि है। उसके बाद जम्बूद्वीप, जम्बू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जामुन का पेड़, ब्लैकबेरी जिसे कहते हैं, भारतीय ब्लैकबेरी। चूंकि भारत में जामुन के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं तो इसलिए भारत का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। तो यह सब भारत के नाम है, ठीक है। और यह देश, राष्ट्र और राज्य के बीच अंतर हुआ। मुझे लगता है अब आपके अवधारणा में आपकी क्लैरिटी आ गई होगी, स्पष्टता आ गई होगी। अगर इन शब्दों को लेकर अभी भी कोई डाउट है आपके पास, अभी भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं और क्लियर इसको कर दूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक था सरकार एवं उसके रूप। गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्म। तो ये तो मैंने बताया जो कि जैसे समस्या थी। अब आज का ये हमारा टॉपिक है जो अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने ये बताया था कि विधायिका लेजिस्लेटिव कहलाती है, यह एग्जीक्यूटिव कहलाती है और यह जुडिशरी कहलाती है। इसका काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना, निर्माण, विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं। और इसका काम क्या है कि जिन कानूनों का विधायिका निर्माण करती है उन कानूनों का क्रियान्वयन करना। और इसका काम क्या है न्यायपालिका का? कि विधायिका द्वारा जिन कानूनों और नियमों का निर्माण किया गया है और कार्यपालिका द्वारा जिन कानूनों का क्रियान्वयन किया गया है उन कानूनों की न्यायपालिका व्याख्या करती है कि वह नियम और कानून भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार हैं कि नहीं। तो नियमों और कानूनों की व्याख्या करना। तो इतना तो हमने पिछली बार समझ लिया था। अब देखिए कि विधायिका और कार्यपालिका, सरकार के स्वरूप। अब ये हमने सरकार की बात की कि सरकार के 3 अंग होते हैं और इन अंगों के अंतर संबंधों के आधार पर, इंटर रिलेशन के आधार पर ही सरकारों के स्वरूप का निर्धारण होता है, ठीक है। जैसे विधायिका, संसद, कार्यपालिका, सरकार। छोटे से एक बहुत सिंपल भाषा में समझें। संसद का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और सरकार का मतलब है कि मोदी जी एवं उनके मंत्री, ठीक। सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। विधायिका का मतलब मैंने बताया आपको संसद, मतलब संसद का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका का मतलब है जैसे कि मोदी जी एवं उनके मंत्री, ठीक। अब आप समझो कि विधायिका और कार्यपालिका, ये संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, और ये कार्यपालिका है जैसे मोदी। और तो देखो क्या होता है कि जब कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है, ठीक है, जब कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है, जब कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है तो इसे कहते हैं संसदीय शासन।
यहाँ थोड़ा सा रुक के और बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह संसदीय शासन क्या है यह भी यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछा है, और एक बार नहीं लगातार कई बार सवाल पूछा है। तो यहाँ थोड़ा सा रुक के समझते हैं और बहुत आराम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, विधायिका का मतलब है संसद, कार्यपालिका का मतलब है जैसे कि हमारे मोदी जी हैं और उनकी मंत्री हैं, ठीक है। तो सवाल यह उठता है कि मोदी जी और उनके मंत्रियों का जो चुनाव होता है, जब जनता वोट डालती है, इन्हें चुनती है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा से ही ये लोग आते हैं या इनका चुनाव अलग होता है? तो यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि जब लोकसभा का जिसे हम चुनाव कहते हैं, उस चुनाव में ही हम मोदी जी या उनके मंत्रियों को चुनते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमारे चुनाव होंगे जो लोकसभा के, उसमें मोदी जी, भाजपा अपना प्रचार करेगी, कांग्रेस अपना प्रचार करेगी। तो जिस पार्टी को संसद में बहुमत प्राप्त होगा, ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे, वही अपनी सरकार बनाती है। जैसे कि अभी मोदी जी को प्राप्त है तो मोदी जी ने बनाई है, और उसके बाद किसी और को होंगे तो वो बनाएंगे। तो हमारा मुख्य मुद्दा क्या है कि जो कार्यपालिका है, जो कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था है, वो कहाँ से ली जाती है? वो संसद से ली जाती है, लोकसभा से और राज्यसभा से। मंत्री लोकसभा से भी लिए जा सकते हैं और मंत्री राज्यसभा से भी लिए जा सकते हैं। मोदी जी लोकसभा से चुन के भी आए हैं, अगर चुन के नहीं आए होते तो वो राज्यसभा से भी आ सकते थे, ठीक है। तो मेन मुख्य मुद्दा यहाँ क्या है हमारा कि जब कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है तो उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं इसको, ठीक है। अब संसदीय शासन व्यवस्था को समझते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। संसदीय शासन व्यवस्था का आशय ही है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। क्योंकि जो मोदी जी हैं और उनके मंत्री हैं, वो कहाँ से लिए जा रहे हैं? लोकसभा से लिए जा रहे हैं। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी, मतलब कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये हुई संसदीय शासन व्यवस्था। अब देखो, एक होती है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब अभी संसदीय शासन व्यवस्था क्या थी कि जब कार्यपालिका विधायिका से ली जाए तो उसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक उसका उल्टा है कि जब कार्यपालिका विधायिका से न ली जाए और कार्यपालिका का चुनाव अलग हो, इनका निर्वाचन अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? अध्यक्षीय शासन कहते हैं। बहुत सिंपल है कि संसदीय शासन जहां कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है और अध्यक्षीय शासन जहां कार्यपालिका विधायिका से नहीं ली जाती है, जैसे यूएसए, अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है उसके चुनाव अलग होते हैं और वहाँ की संसद के चुनाव अलग होते हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो संसद का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, भाई कौन है? भाई संसद के एक भाग है। तो बस यही बेसिक अंतर है कि कार्यपालिका और विधायिका के संबंध क्या है। अगर कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से उनको लिया जा रहा है, तो वह संसदीय व्यवस्था कहलाएगी। और अगर कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग हैं, उनके एक साथ चुनाव नहीं हो रहे हैं, कार्यपालिका विधायिका से नहीं ली जा रही है, तो उसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था भारत में पाई जाती है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था हमारी अमेरिका में पाई जाती है, ठीक। तो हम बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की। संसदीय शासन व्यवस्था इसे कहते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से ली जाए, वही संसदीय व्यवस्था है और यह भारत में पाई जाती है। अब आप देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप हमारे साथ तैयारी करें तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र रखें। आप आईएएस का अगर प्रीलिम्स अभी देने वाले हैं जून में, जो कि आपको 5 जून को है, तो आप जाके पिछले प्रश्न पत्रों को देखिए। उसमें संसदीय व्यवस्था लगातार सवाल आ रहा है 2-3 साल से, 4-5 साल से, और उससे पहले भी आया है 1990 में भी सवाल आया है। तो उसमें बहुत सिंपल ही पूछा है कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या किसे कहते हैं। उसमें लिखा है कि जहाँ विधायिका कार्यपालिका से ली जाती है, या उसमें एक ऑप्शन है कि
विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य हो। बिल्कुल ठीक बात है। सामंजस्य का मतलब क्या है कि कार्यपालिका जो है हमारी वो विधायिका से ली जा रही है। तो इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था की हम विशेषताएं समझते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध। ठीक है, मतलब कि कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है। फिर है दोहरा नेतृत्व। ठीक है, फिर है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसको मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक, तो ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। एक है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध होता है, इनके बीच सामंजस्य होता है। मतलब कि कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है। दोहरा नेतृत्व का क्या मतलब है? एक राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है। ठीक, एक राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है और मंत्रिमंडलीय इसे व्यवस्था कहते हैं। अब ये तो लाइन हमने समझ ली, कार्यपालिका जो है विधायिका से ली जाए जहां वहां संसदीय व्यवस्था होती है। अब दोहरा नेतृत्व क्या होता है? जैसे कि भारत में एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है। जैसे मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि भारतीय संविधान में लिखा है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये तो भारतीय संविधान में लिखा है, लेकिन क्या ऐसा सचमुच है कि भारतीय शासन व्यवस्था या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति करता है? तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। भारत में जो पूरे कार्य करता है वो कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो ये दोहरी नेतृत्व हो गया। राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? जैसे कि मोदी जी हैं और उनका जो मंत्रिमंडल है तो एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी कुछ कह रहे हैं, उनका अगला मंत्री कुछ कह रहा है, रेल मंत्री कुछ कह रहा है, विदेश मंत्री कुछ कह रहा है। ऐसा नहीं है। जो मोदी जी ने कह दिया या जो मिलकर इन्होंने निर्णय ले लिया उसी निर्णय पर ये डिसीजन लेते हैं। और अगर कोई एक असफल हो जाता है तो वो सभी की असफलता मानी जाती है, पूरे मंत्रिमंडल की। और फिर है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। यही बात हुई कि जहाँ मंत्री पूरा कार्य करते हैं, मंत्रिपरिषद पूरी कार्य करती है, तो उसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं। तो ये हुई हमारी संसदीय व्यवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था की। जैसे मैंने बताया कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आपकी जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो अमेरिका में पाई जाती है। यह अमेरिका में पाई जाती है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका पृथक होते हैं। ठीक है, यहाँ विधायिका कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। कार्यपालिका जो होती है विधायिका से नहीं ली जाती है। ये लाइन याद रखना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण यही बिंदु है पूरे उसमें। अगर ये बात आपने समझ ली कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंध क्या है, जहाँ कार्यपालिका विधायिका से ली जा रही है वह संसदीय व्यवस्था है, जहाँ कार्यपालिका विधायिका से नहीं ली जा रही है वह अध्यक्षीय व्यवस्था है, तो आप सवाल हल कर सकते बहुत आसानी से। उतना टफ नहीं है, बस इस लाइन को याद रखना है आपको, इस लाइन को समझ लेना है। ठीक है, यहाँ है कि राष्ट्रपति एक ही होता है, यहाँ दोहरा नेतृत्व नहीं होता है, राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, वही सारे निर्णय लेता है, वही सब कुछ करता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, यहाँ स्थायित्व होता है, उत्तरदायित्व की भावना उतनी नहीं होती है क्योंकि राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व किसी के प्रति नहीं होता है। ठीक, तो ये बातें हुई, इनको थोड़ा सा आप देख लें। तो ये बात हुई संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो इस क्रम में अब हम इसको आपने समझा होगा। अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होता है और समझने में उतना आसान नहीं होता है, पर मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान शब्दों में समझाया जा सके। तो अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो भारत के
जो रूप हैं शासन के उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ संघीय और एकात्म व्यवस्था की बात करेंगे, और फिर हम भारत की प्रस्तावना से आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान के को पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और एक श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत का निर्माण करिए। धन्यवाद।